वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से प्रत्येक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन टॉपिक है। ये टॉपिक बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिख दिया हम किरचॉफ्स लॉ। आपको बता दें किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है। लॉ यानी नियम, किरचॉफ्स का नियम। और किरचॉफ्स का नियम क्या है? ये किरचॉफ्स का नियम विद्युत परिपथ से संबंधित धारा के सर्किट के परिपथ के लिए दिया गया नियम है। यानी विद्युतीय परिपथ से दिया गया नियम जो है वह किरचॉफ साहब दिए थे। जिस तरह से न्यूटन साहब जो फेमस हुए थे मेनली गति के नियम से फेमस हुए थे। गति के नियम से ही हम लोग मेन रूप से न्यूटन साहब को जानते हैं। जैसे कि न्यूटन साहब गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, सेम उसी तरह से किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक भी विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए हैं जिसे किरचॉफ्स का नियम कहते हैं। जिस तरह से न्यूटन साहब गति से संबंधित 3 नियम दिए, उसी तरह किरचॉफ साहब यानी विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए हैं जिसे किरचॉफ्स का नियम कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी जटिल परिपथ है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करके करंट का वैल्यू निकालेंगे और बहुत सारे केस में अलग अलग चीज़ों का हम लोग मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए हम लोग किरचॉफ्स का नियम पढ़ते हैं ताकि हम लोग आसानी से सभी चीज़ों का वैल्यू निकाल सके। तो किरचॉफ्स का 2 नियम है, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकेंड लॉ है। जिस तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ है तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसी तरह से किरचॉफ्स का 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। हम लोग फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ नहीं कह सकते हैं या सेकेंड लॉ को फर्स्ट लॉ कभी नहीं कहेंगे। जिस तरह न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है हमेशा फर्स्ट लॉ ही होता है और जो सेकेंड होता है उसको हम लोग सेकेंड लॉ से ही जानते हैं, जो थर्ड है उसको थर्ड लॉ से। कभी हम फर्स्ट को थर्ड के रूप में नहीं डिफाइन करते या थर्ड को हम लोग फर्स्ट के रूप में डिफाइन नहीं करते। सेम उसी तरह से किरचॉफ्स का जो पहला नियम है उसको हम कभी भी सेकेंड लॉ के रूप में डिफाइन नहीं करेंगे या जो सेकेंड है उसको फर्स्ट लॉ के रूप में डिफाइन नहीं करेंगे। यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑलवेज फर्स्ट लॉ होगा और सेकेंड लॉ ऑलवेज सेकेंड लॉ होगा। तो सेकेंड और फर्स्ट लॉ में समझिए क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये बहुत सारा वायर है और ये वायर एक पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस तरह से है और इसी में सभी करंट का वैल्यू दिया रहे और एक करंट का वैल्यू नहीं दिया है। तो इस चीज को हम लोग निकालेंगे, जनरली तो नहीं निकलेगा। इसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ। तो देखेंगे इस लॉ को हम लोग किस तरह से किरचॉफ्स, ये पॉइंट रूल यानी जंक्शन रूल, ये फर्स्ट रूल के रूप में आता है। एक होता है लूप रूल यानी बंद परिपथ के लिए लागू होता है। 2 तरह के किरचॉफ्स का रूल है, एक पॉइंट रूल जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल। लूप रूल यानी बंद परिपथ में यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे होते हैं जो कि लूप यानी बंद के रूप में होता है। तो इस तरह के हम लोग 2 रूल अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम किरचॉफ्स लॉ क्या है उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल को भी लिखेंगे। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो हम लोग फिर फर्स्ट रूल पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अब किरचॉफ्स का लिखने जा रहे हैं। किरचॉफ्स का लॉ क्या है, फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। तो आइए देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा किरचॉफ्स लॉ तो लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए। किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा विद्युत परिपथ के लिए कई नियम दिए हैं
जिसे किरचॉफ्स का नियम कहते हैं। अतः किरचॉफ्स का नियम दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है फर्स्ट रूल और इसी को कहते हैं पॉइंट रूल और इसी को हम लोग कहते हैं बाबू जेनसन रूल, और दूसरा होता है सेकेंड रूल और इसी को कहते हैं लूप रूल। तो ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ्स का दो रूल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा। पूरा थ्योरी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इससे 5 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी इसमें क्वेश्चन आता है। तो आइए समझिए। तो किरचॉफ्स का दो नियम है, एक फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, पॉइंट रूल, जेनसन रूल, और इसी में हम लोग सेकेंड रूल और लूप रूल जानते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट रूल को फर्स्ट रूल बोलते हैं, पॉइंट रूल कहते हैं और जेनसन रूल कहते हैं, और सेकेंड को सेकेंड रूल बोलेंगे, या उसी का एक और नाम है लूप रूल। जिसमें आइए सबसे पहला अब जो है हम लोग देखेंगे फर्स्ट रूल। जब फर्स्ट रूल पढ़ लेंगे तब सेकेंड रूल को देखेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, तो इस चीज को हम लोग अब देखेंगे। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फर्स्ट रूल यानी पॉइंट रूल और जेनसन रूल देख करके टेस्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करें हम फर्स्ट रूल, पॉइंट रूल और जेनसन रूल। तो पॉइंट रूल, जेनसन रूल क्या होता है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीसीय योग 0 के बराबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली सभी धाराओं का बीसीय योग 0 के बराबर होते हैं। ये किरचॉफ साहब का फर्स्ट रूल है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 साल में 5 बार ऐसा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीसीय योग किसके बराबर होता है। ऑप्शन आता है 1, दूसरा 0, तीसरा इन्फिनिटी। इस तरह से ऑप्शन आपको आएगा, जिसमें सही आंसर होगा उसका 0 के बराबर होता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में लगभग लगातार भी पूछ देता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और 0 के बराबर होता है तो कैसे होता है, इस चीज को आइए हम लोग समझते हैं। तो ये विद्युत परिपथ से संबंधित नियम है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा हम इस चीज को समझाएंगे। तो आइए समझिए। तो मान लीजिए ये ओपन लूप होता है, मतलब ये खुला होता है सर्किट। तो देखिए ये खुला सर्किट में ये लागू होता है फर्स्ट रूल, तो समझना है। तो ध्यान दीजिए, ये जैसा कि आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन नहीं है, ये वास्तव में एक सर्किट है, एक परिपथ है जो कि इस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। तो यहां पे देखिए यह एक क्या है, पॉइंट है, पॉइंट हो गया, और इसी को हम बोलते हैं जेनसन। तो जेनसन क्या होता है, जहां से 1 या 2 रूट लाइन एक जगह से निकलती है, तो वह जंक्शन होता है। जिसे ट्रेन पे आप चढ़ते हैं तो ट्रेन में भी देखिएगा जंक्शन होता है, कहीं ना कहीं स्टेशन और जंक्शन। स्टेशन वहां होता है जहां पे सीधा गुजर जाता है, और जंक्शन जहां पे 2 रूट के लिए कोई गाड़ी निकलती है, तो उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक पॉइंट से निकल रहा है, तो हम लोग इसको जंक्शन कहेंगे। इसलिए इस रूल का नाम पड़ा पॉइंट रूल और जंक्शन रूल, इसलिए इसका चूंकि एक पॉइंट से ही निकल रहा है। अब समझिए, यहाँ पे कुछ करंट जो होगा वह पॉइंट की ओर आएगा, हो सकता है कुछ करंट होगा वह पॉइंट से बाहर जाएगा, हो सकता है कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा, इस तरह से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट की ओर जा रहा है तो ये पॉइंट से बाहर निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह पॉइंट की ओर आ रहा है तो ये पॉइंट की ओर से दूर जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो वहां पे ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट की ओर जो आता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
पॉइंट से जो दूर जाता है तो उसके लिए हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे इस तरह। तो पहले यहाँ पे सिर्फ समझिए, जो पॉइंट की ओर आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग करंट। याद रखिएगा, जो पॉइंट की ओर आएगा इनकमिंग करंट, समझिए इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट की ओर जो करंट आएगा, ये पॉइंट तो पॉइंट की ओर जो करंट आ रहा है, ये आई मान लेते हैं करंट, और ये पॉइंट, तो पॉइंट की ओर जो करंट है उसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग करंट। और इनकमिंग करंट का जो नेचर लेंगे हम लोग, हमेशा याद रखिएगा, वो लेते हैं पॉजिटिव, प्लस भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए, एक होता है आउट गोइंग करंट, तो आउट गोइंग करंट क्या होगा, जैसे ये मान लेते हैं ये क्या है पॉइंट, और जो करंट इस पॉइंट से दूर जाएगा मतलब बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं आउट गोइंग करंट। और आउट गोइंग करंट का जो नेचर होगा, याद रखिएगा, वो होता है निगेटिव होता है, इसको लिखेंगे माइनस। तो यहां पे देखिए, इसको ये देखिए पॉइंट की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा करंट होगा, जो पॉइंट की ओर आएगा ये होगा इनकमिंग करंट। ये पॉइंट से जा रहा है, ये आउटगोइंग होगा, ये क्या होगा इनकमिंग होगा, ये आउटगोइंग होगा, ये इनकमिंग होगा, ये आउटगोइंग होगा। इतना आप समझ गए। अब देखिए, इसी में करंट को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये करंट I1 है, ये I1, इसको हम लोग I1 इसको मान लेते हैं ये I2 है, इसको मान लेते हैं I3 है, यहां पे इसको मान लेते हैं I4 है, I5, I6। इस तरह से हम लोग करंट को मेजर कर लें। अब नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होगा, जरा सोचो, पॉइंट की ओर आ रहा है, ये हो जाएगा निगेटिव। ये पॉइंट से दूर जा रहा है पॉजिटिव, सॉरी, ये हो जाएगा पॉइंट की ओर आ रहा है पॉजिटिव, पॉइंट की ओर पॉजिटिव, पॉइंट से दूर जा रहा है, ये हो जाएगा आपका निगेटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, पॉइंट से दूर जा रहा है, पॉइंट की ओर आ रहा है पॉजिटिव होगा, पॉइंट की दूर जा रहा है निगेटिव। हम करंट का जो डायरेक्शन होगा उस चीज को हम बता देंगे। अभी यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग जो होगा वह शून्य के बराबर होगा। तो आप एक जनरली हम लोग साइन यूज करते हैं सिग्मा का यूज करते हैं हम लोग समेशन के लिए, जोड़ के लिए। यहाँ पे जोड़ हम लोग किसका करने वाले, सभी धाराओं का बीजीय योग, यानी धारा I का बीजीय योग, और वह हमेशा किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। इस चीज को हम दिखा रहे हैं। तो यह बता रहा है कि सभी धाराओं का योग बीजीय योग शून्य के बराबर होगा। इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप देखें, इनकमिंग करंट जो पॉइंट की ओर आएगा उसको इनकमिंग करंट कहेंगे, जो पॉइंट से दूर जाएगा उसको आउटगोइंग, जो इनकमिंग होगा उसका पॉजिटिव, जो आउटगोइंग होगा उसका निगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसके अनुसार देखिए, हम टोटल करंट का वैल्यू 0 के बराबर कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल 0। सभी धाराओं का बीजीय योग हम लोग 0 के बराबर कर दिया। अब इसी में सभी का तो सम 0 हो गया, लेकिन यहां पे हम लोग साइन भी यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन करंट का अलग अलग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं I1 प्लस है तो I1 प्लस रखेंगे, तो I1 प्लस हो गया, और प्लस I2 को देखिए निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस I2 डायरेक्शन हो जाएगा, प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस I5 प्लस माइनस I6
इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। इस तरह लिखेंगे। अब माइनस वाले को एक साइड और प्लस वाले को एक साइड लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे जरा देखिए, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू माइनस वाले को उधर कर देंगे वो I2 हो जाएगा प्लस I4 हो जाएगा प्लस I6 हो जाएगा। तो देखिए ये सभी जो है जो LHS में देख रहे हैं ये सब इनकमिंग करंट है, जो LHS में देख RHS में देख रहे हैं टोटल आउटगोइंग करंट है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब जितने आने वाली करंट है सेम उतना ही क्या है जाने वाली करंट, यानी जंक्शन पे करंट का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए करंट टोटल करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। आप याद रखिएगा इस चीज को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है VVI OBJ ऑब्जेक्टिव के लिए। टोटल करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी 0 के ये क्या हो जाता है बराबर। तो ये जो नियम होता है ये किरचॉफ्स का प्रथम नियम है। अभी आपको हो सकता है कि समझ में थोड़ा थोड़ा आया हो, क्लियर नहीं हुआ हो कॉन्सेप्ट, हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसका आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिए और फिर एक सवाल बनाएंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 के बराबर होते हैं। ये किरचॉफ्स का पहला नियम और लूप नियम है। तो आपको उतारना कैसा है, पहले आप डिफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद कहीं साइड में एक साइड कॉपी के एक साइड में आप डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम के बगल में इस तरह से लिख लेना है यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। इसका इंग्लिश में लिखे, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार पढ़ लीजिए। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग मतलब आने वाला, आउटगोइंग मतलब जाने वाला। जितना आने वाला है उतना जाने वाला है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं टोटल करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। जंक्शन पे टोटल करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको यदि हमको सॉल्व करना है तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को। आइए इस चीज पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। सबसे पहला चीज आपको एरो को पकड़ना है कि एरो का साइन किधर है, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। तो देखिए ये एरो का साइन अंदर की ओर है, इसका मतलब ये पॉइंट की ओर आ रहा है, इनकमिंग करंट होगा। तो इनकमिंग होगा तो इसका नेचर क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये भी देखिए इनकमिंग करंट है, ये भी पॉजिटिव होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये भी पॉइंट की ओर आ रहा है, इसका भी नेचर इनकमिंग होगा। ये पॉइंट से बाहर जा रहा है, आउटगोइंग होगा, इसका नेचर नेगेटिव होगा। तो देखिए हम बताए थे कि जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो जरूरी नहीं है एरो का साइन ये आने वाली है तो आने वाली ही होगा, ये जाने वाले होगा, कुछ भी हो सकता है।
वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन उसके एरो के साइन पे। तो ये साइन बता दिया है कि कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं I1, पहला बार बना रहे हैं इसलिए इसको हम लिख देते हैं, अन्यथा लिखने का कोई जरूरी नहीं। I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5, कुछ भी हो सकता है। टोटल का सम हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। जो हम लोग वहां पे दिखा रहे थे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो उस डायरेक्ट फार्मूला का यूज नहीं होता, वो हम लिखने के लिए बताए थे कि इनकमिंग आउटगोइंग को किस तरह से साइन दिया हो तो किस तरह से लिखा जाता है। अब आइए इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। तो टोटल करंट का वैल्यू 0 कर दीजिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5, 5 तक है 0 के बराबर। अब वैल्यू पुट कीजिए, 3 एम्पियर पॉजिटिव, तो 3 एम्पियर हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 2 एम्पियर प्लस, अभी प्लस का ही चिन्ह देंगे, अभी पता नहीं है, और ये I यहाँ पे दिया जो कि हमको निकालना है, प्लस I4 यहाँ पे छूट गया, 4 प्लस I5 कर दिया। तो I4 देखिए क्या दिया है, आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा 5 एम्पियर, और ये बाहर निकल रहा है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो आप ये भी देखे होंगे ये एरो के साइन पे डिपेंड करता है कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे 3 और 2 5, अब 5 और 5 यानी 10 एम्पियर हो, प्लस I इक्वल टू 0। अब यहाँ पे I इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। ये माइनस का साइन बता रहा है आउट गोइंग करंट। ये आउट गोइंग करंट होगा कि 10 एम्पियर का इधर से करंट जो होगा ये बाहर निकलता होगा, तो I का वैल्यू आपका निकल गया। तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आप एरो का साइन पकड़ ले रहिए और बाकी कितना जटिल होगा आप बना दीजिएगा बिना लिखे हुए। तो देखिए बिना लिखे हुए हम लोग कैसे बना देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस तरह का सर्किट, इसमें लिखेंगे भी नहीं, हम लोग बना देंगे। देखिए मान लीजिए 3 एम्पियर है, ये इधर से 2 एम्पियर आया, इधर निकल गया 5 एम्पियर, फिर इधर मान लीजिए 4 एम्पियर आया, इसमें हम लोग को वैल्यू इधर मान लीजिए 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें मान लीजिए 4 एम्पियर आ रहा है, और इस I का वैल्यू हम लोग को निकालना है क्या होगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको, देखिए कैसे बनेगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं चलाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे, फिर भी इसको हम लोग बना देते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहां से 3 एम्पियर आया, यहां पे 2 एम्पियर आया, दोनों इनकमिंग करंट है, दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी 3 और 2 यानी 5 एम्पियर की धारा इधर जाएगा, 5 इधर से आया और 5 इधर से निकल गया। समझिए संयोग ऐसा था कि 5 आया और 5 निकल गया, तो 5 आया 5 निकल गया, तो इसका मतलब ये जो हो गया टोटल करंट, इसको और इसको जोड़े तो क्या हो गया, 5 आया 5 निकल गया, 0 हो गया। लेकिन फिर इधर से 4 आ रहा है, तो यानी ये दोनों 0 हो गया, लेकिन 4 एम्पियर तो यहाँ पे करंट है आपके पास, तो ये 4 एम्पियर की करंट इधर आएगा, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, 4 एम्पियर ये आया और 2 एम्पियर इधर निकल गया, तो कितना बचा, 4 में से 2 चला गया तो 2 तो बचा है, और 2 इधर बचा यानी 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर तो था ही, अब फिर 4 एम्पियर इधर से आ गया, तो 4 2 कितना हो गया 6 एम्पियर आपका आंसर हो गया। कहीं लिखने का जरूरी नहीं, एक बार और समझ लीजिए। 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर इधर से, 3 2 5 हो गया, 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, अब 5 एम्पियर निकल भी गया, तो 5 एम्पियर निकल गया तो यहाँ पे 0 बचा, फिर 4 एम्पियर इधर से आया, तो 4 एम्पियर इधर पास करेगा, तो 4 एम्पियर इधर आया, तो 4 ये हो गया, आई इधर मान लीजिए 4 आया इधर से, 4 इधर से आया 8,
2 इधर निकल गया तो क्या हो गया 6, तो 6 एम्पियर हो गया। तो इस तरह के हम लोग सवाल को एरो से पकड़ करके हम लोग बना सकते हैं। जो आया उसको जोड़ दीजिए, जो निकल रहा है उसको घटा दीजिए, सीधा आपको आंसर दे देगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में होगा तो आपसे जरूर बनेगा। तो आइए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ यानी लूप रूल देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए गौर कीजिएगा, आप समझना है, सेकेंड रूल है और इसी को लूप रूल कहते हैं। क्या होता है जरा सोचो। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी बंद विद्युतीय परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग या प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा। तो किसका किसका गुणनफल का योग है, तो योग के लिए समीशन के लिए हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा आई और आर दोनों का गुणनफल और टोटल ईएमएफ के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। जनरल इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका 2 केस हो सकता है। यदि एक सर्किट ऐसा होगा जिसमें हम लोग सेल का यूज नहीं करेंगे, दूसरे सर्किट में हम लोग सेल का यूज करेंगे। सर्किट में सेल नहीं होगा तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, और सर्किट में यदि सेल होगा तो उस ईएमएफ का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो आइए चलिए देखिए, ये जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लोज लूप है। तो इसमें क्लोज लूप में ये R1 और R2 R3 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये तीनों बंद हैं। अब करंट यहाँ से हम लोग I देंगे तो 2 भाग में बटेगा, I1 और I2। यहाँ तक I1 आएगा, यहाँ तक I2, फिर दोनों मिल जाएगा तो यहाँ से क्या जाने लगेगा, I जाने लगेगा। अब ये दोनों की बात करें तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे और करंट और प्रतिरोध का गुणनफल, तो करंट इसमें I1 और रेजिस्टेंस R1 दोनों का गुणनफल यहाँ पे I1 और इसमें भी तो I1 जा रहा है तो I1 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस R2 माइनस क्या हो गया I2 लिखना है, I2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसके लिए। तो ध्यान दीजिएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि इस दोनों का डायरेक्शन इससे अलग है। डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लिए हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 0 इसलिए होगा सिंस सेल इज नॉट अवेलेबल, इस अवस्था में सेल सर्किट में नहीं है, इसलिए टोटल ईएमएफ का वैल्यू यहाँ पे 0। तो जब ईएमएफ 0 होगा, सर्किट में सेल नहीं होगा, तो हम लोग 0 लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दूसरा केस देखिए, क्या यहाँ पे दूसरा केस में ये I1 I2 करंट यहाँ से निकला और यहाँ तक तो I1 आएगा और यहाँ तक I2, लेकिन यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जिसका EMF E है, तो यहाँ पे 1 ही होगा यहाँ पे। अब गौर कीजिए, तो यहाँ पे धारा और प्रतिरोध, धारा I1 रेजिस्टेंस R1, धारा I1 रेजिस्टेंस R2, ये और माइनस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से I2 माइनस इंटू R3 हो जाएगा इसके लिए, और ये इक्वल टू हो गया E। क्यों E हो गया, सिंस सेल इज अवेलेबल, इस अवस्था में सेल अवेलेबल है, इसलिए टोटल ईएमएफ का जो वैल्यू E के बराबर। तो ध्यान रखिएगा कि परिपथ में यदि बैटरी होगा तो टोटल ईएमएफ का वैल्यू E, और 2 होगा तो E1 प्लस E2, यदि अपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे E। तो इस तरह से हम लोग सवाल में देखेंगे कैसे होता है। यदि बैटरी सर्किट में नहीं होगा तो टोटल ईएमएफ का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपका सेकेंड लॉ है। तो आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ से यहाँ लिख लेना है, फिर नीचे में यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं कि आप भी 2 टेबल बनाकर इधर और उधर लिख दे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ऊपर नीचे करके दोनों लिख लीजिएगा इस तरह से। तो आज हम लोग पढ़े किरचॉफ्स लॉ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि किरचॉफ्स लॉ पे ही आधारित टॉपिक होगा, और वह भी बहुतों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप बार बार पढ़ करके याद कर लीजिएगा, और साथ ही हम पढ़ाए होंगे तो याद भी हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।